गुड इवनिंग एवरीवन। पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 13 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दी गई है H2 + O2 H2 क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो यहाँ पर H2 और O2 ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर H2 + O2 दोनों अभिकारक होंगे। सेकंड है, उत्पाद किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे H2 + O2 दोनों अभिकारक हैं और जब ये क्रिया करेंगे तो जो बनेगा वो बनेगा जल H2O। तो यहाँ पर जो H2 हमें प्राप्त हो रहा है ये कहलाएगा उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद। नेक्स्ट है, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अच्छा सवाल है। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो जो रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए H2 + O2, जब H2 और O2 मिलके H2O का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला सवाल है अपने पास, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है? रासायनिक समीकरण होगा उसे संतुलित करने के लिए विधि कौन सी है? वैसे कोई उपयुक्त विधि नहीं है इसकी, लेकिन अपने यहाँ दी हुई है चैप्टर में एक हीट एंड ट्रायल विधि, जिसे प्रयास और त्रुटि मेथड भी कहते हैं। इस विधि में हम क्या करेंगे? समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाएगा। अगला है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया के अपने को परिभाषा और उदाहरण विथ उदाहरण ही पूछा जाएगा एग्जाम में। और यदि एग्जाम में पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आपको 100% उसके साथ उदाहरण लिखना ही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर H2 + O2 मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? H2O का। इसी प्रकार C + O2 किसका निर्माण करेगा? CO2। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस बनती है। तो ये रिएक्शन या ये अभिक्रिया भी किस में आ जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब दो परमाणुओं का जुड़ना, और दो परमाणु जब जुड़ के तीसरे नए परमाणु का निर्माण करेगा उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर मेथेन है CH4 + O2। मेथेन को O2 की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 गैस के साथ वाष्प के रूप में जल भी बनेगा और साथ में ऊर्जा भी मिलेगी। इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? CO2। तो ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया क्या करती है? ऊष्मा का उत्सर्जन। इसी प्रकार हमारे जो शरीर में जो श्वसन क्रिया होती है उसके द्वारा कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज
कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। जब इसका विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो हमारे जो श्वसन क्रिया होती है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 के रूप में टूट जाता है। तो इसे भी हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में गैस, ठोस, द्रव तथा जलीय विलीन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो गैस को हम G से, ठोस को सॉलिड H से और द्रव को लिक्विड L से और जलीय विलीन को LQ या AQ एक्वा के द्वारा भी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक जो उत्पाद होगा या जो एक अभिकारक है वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में टूट जाएगा। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहाँ एक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। इसलिए ये क्या करेगा, जिंक को जिंक सल्फेट से अलग, जिंक सल्फेट से जिंक को अलग कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करके जिंक साथ में जुड़ जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो, आयनों का आदान प्रदान, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से साथ करवाने पर बेरिलियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान। देखिए बेरिलियम के साथ सोडियम सल्फेट जुड़ गया और क्लोरीन के साथ सोडियम, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अवक्षेपण में क्या होगा, ये बेरिलियम सल्फेट एक अवक्षय के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ में होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। निकलने से यह मतलब है कि ऑक्सीजन की यदि वृद्धि होती है तो होता है उपचयन, और यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो होता है अपचयन। इसी प्रकार हाइड्रोजन की तरफ से देख लें तो हाइड्रोजन की जब कमी होगी तो उसे उपचयन कहेंगे, और जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसे अपचयन कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की जब अभिक्रिया हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक के साथ सल्फेट मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक का तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन निकल के कॉपर बनेगा, तो कॉपर का क्या होगा, अपचयन होगा। नेक्स्ट है संचारण किसे कहते हैं? तो संचारण किसे कहेंगे? जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। जैसे हम लोहे को खुला वातावरण में छोड़ेंगे तो लोहे पर जंग लग जाएगी,
इसी प्रकार चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है, जो तांबे की वस्तुएं हैं वो नीली हो जाती हैं। तो ये क्यों होती हैं? ये जंग लगने के कारण होती हैं, जिसे यहाँ संसारित या धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। और संसारण को रोकने के लिए जैसे लोहे पर येसर लेपन किया जाता है या पेंट किया जाता है या फिर ग्रीस लगाया जाता है, तो इस प्रकार हम संसारण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स की थैलियों में हम कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये विकृत गंधीता को रोकती है। जो भी चिप्स हैं वो खराब न हो, इसलिए इसमें क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है तथा धूल कण और अशुद्धियों को हटाने के लिए साफ किया जाता है। तो सबसे पहले तो साफ करने का रीजन है वो क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर धूल कण या अशुद्धियाँ होती है, उन्हें हटाया जाता है। और हटाने के बाद यदि हम उसको जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल्दी जलने लगेगा। नेक्स्ट है, बिना बुझे हुए सोना का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझे हुए सोने का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला सवाल है 17, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 2 PbNO3 2। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 20, फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड जब जंग लगती है जंग लगती है लोहे पर, तो लोहे पर जो जंग लगती है, जंग लगा हुआ लोहा होता है, उसके जो ऊपरी परत होती है वहाँ पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 है। जंग किसे कहते हैं? यदि लोहे को नमी वाली वायु में खुला रखा जाए तो इस पर भूरे लाल रंग की एक परत जम जाती है। ये भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जैसे लोहे पर खुला वातावरण में हम छोड़ेंगे तो वह धीरे धीरे संसारित होने लगता है, और इसी संसारण या सह के कारण जो इस पर परत बनती है उसे कहते हैं जंग। ये हल्के भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट है, चांदी एवं तांबे पर जंग लगने पर उनकी सतह किस रंग की हो जाती है? तो जब चांदी पर जंग लगती है तो उसकी सतह काली तथा तांबे की सतह हरी होने लगती है। नेक्स्ट अच्छा सवाल है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। अगला सवाल है, विकृत गंधीता किसे कहते हैं? जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाए तो वह उपसेत होकर अपना स्वाद और गंध खो देती है, उसे विकृत गंधीता कहते हैं। इसे विकृत गंधीता को रोकने के लिए या तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यहाँ पर प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों को मिलाया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहे और खराब नहीं हो। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो कुछ यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है, उनके लिए अपने कुछ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है तो HCl का निर्माण होता है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट व एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का सूत्र Na, जल का
अणुसूत्र H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल और मिलके क्या हो जाएगा NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पदार्थ X का घोल सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। पदार्थ X का नाम बताइए तथा इसका सूत्र। तो हम जानते हैं कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है और वह क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ सोना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका नाम तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र हो जाएगा CaO। उपरोक्त में नामित पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे यहाँ पर H2 हो गया, मिस प्रिंटिंग, CaO की जब अभिक्रिया H2O के साथ करवाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना सामान्य नाम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट के घोल का रंग बदल जाता है। अभिक्रिया क्या होगी, Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। तो जब कॉपर सल्फेट के घोल में जैसे ही लोहा डालेंगे तो क्या होगा कि लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है या अभिक्रियाशील तत्व है, ये कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा और क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा, इसलिए विलेन का जो रंग है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ऑक्सीकृत का मतलब है जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है या जिस परमाणु या जिस अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है वह ऑक्सीकृत कहलाएगा, और जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है वह अपचयित कहलाएगा, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये बन रहा है Na2O। तो यहाँ पर Na2O क्या है, ऑक्सीकृत पदार्थ हैं। और सेकंड रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड CuO + H2 कॉपर के साथ और हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, कॉपर के साथ से निकल रही है, तो जो अपचयित पदार्थ हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉपर। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना गया है। इस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। भोजन के अणु हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा श्वसन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। चूंकि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है इसलिए इस श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, इसकी रिएक्शन जब O2 की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये CO2 H2 और जल ऊर्जा का निर्माण करेगा, इसलिए इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल है अपना, चमकीले भूरे रंग का तत्व X हवा में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तत्व X और बनने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो चमकदार भूरे रंग का तत्व क्या होगा, कॉपर धातु होती है। जो भूरे रंग की होती है वो क्या होगी, कॉपर। जब धातु को हवा में गर्म किया जाता है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। तो इस कॉपर को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर क्या होता है, भूरे रंग का तत्व होता है। तो यहाँ पर X अपने को पहचान करनी थी, वो हो गया कॉपर। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है तो ये काले रंग का हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस सवाल पर जरूर ध्यान दें। अगला सवाल है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों होना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के विभिन्न परमाणु की संख्या समान हो या बराबर हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये आवश्यक क्यों है, संतुलित रासायनिक समीकरण
कहलाता है। इसे संतुलित करना आवश्यक है जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन हो सके, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। वह दोनों ही अभिकारक और उत्पाद दोनों ही परिस्थितियों में हमेशा द्रव्यमान क्या रहेगा, समान रहेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि है। साथियों, ये फर्स्ट चैप्टर से लगभग सारे महत्वपूर्ण सवालों को अपन ने हल कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।